कामयाबी को बांधने वाला पल पल से जूझता है। कामयाबी को बांधने वाला पल पल से जूझता है। परिस्थितियों से हार जाने वाले को कौन पूछता है। यह तुम्हारे हाथ में है, हार मान लो या चीर कर निकल जाओ। दिल से यदि ठान लो तो कामयाबी खुद आकर पूछता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों के स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सम्मान के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच में आया हूं वह यह है कि पीएचडी में एडमिशन से लेकर डिग्री अवार्ड होने तक के बीच में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण नियम और जानकारियां क्या होती हैं। सबसे पहले मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से, तो रिसर्च वही कर सकता है जिनमें कम से कम 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं हों। अगर ये 6 क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो शायद आप रिसर्च के बारे में नहीं सोच सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपके अंदर सृजनात्मकता और इमेजिनेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को कितना सृजनात्मक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से और इमेजिनेशन के आधार पर सोचते हैं, क्योंकि आपको रिसर्च में कोई चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलती हैं। आपको सोचना पड़ता है, अलग तरीके से सोचना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि एक ही चीज़ को 2 या 3 तरीके से कहने और लिखने की क्षमता आपके अंदर हो। ठीक है। तीसरी चीज़ कि आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिससे आप बहुत सुंदर चीज़ों को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके अंदर मूल्यांकन, व्याख्या और विवेचना की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन एंड उसका डिस्कशन कैसे किया जाता है, इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये है तो आप पुरानी बात को भी इतना आकर्षक तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं जिससे वो नयापन आ जाता है। और चौथी चीज़ कि आपको 24 घंटे इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि आइडिया आप जब बैठते हैं तब नहीं आता है, वो दिमाग में चलता रहता है। अगली बात कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो एडवांस स्टैटिस्टिकल जो टूल्स होते हैं उनको सीखने की ललक या जुनून आपके अंदर होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि रिसर्च का आधार क्या होता है। बहुत ही संक्षिप्त में 4 पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि रिसर्च का निर्धारण आप कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि रिसर्च समाज के और आज के ज़रूरत के हिसाब से होता है, न कि आपके सुविधा के अनुसार होता है। ठीक है। रिसर्च में साहित्यिक अवलोकन यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके आधार पर आप रिसर्च चुन सकते हैं। तीसरी चीज़, किसी भी रिसर्च का एक तार्किक आधार होता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि रिसर्च आप ऐसा करें जिससे इसकी सामाजिक उपयोगिता और वैधता को साबित किया जा सके। अब आइए जल्दी से, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था बीएचयू पीएचडी एडमिशन के बारे में बताएं। तो बीएचयू यदि पीएचडी एडमिशन के बारे में बात करूं तो बीएचयू जो पीएचडी का एडमिशन होता है वो रेट के थ्रू होता है। ठीक है, जिसको बीएचयू रेट बोलते हैं। रेट मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। मुझे उम्मीद होगा कि इस समय बीएचयू रेट का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 तक है। रेट का जो प्रस्तावित परीक्षा का जो डेट है वो 16 मार्च 2022 को है। यह जो नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी किया गया है, रेट प्लस रेट एग्जम्प्टेड दोनों लोगों को कंबाइंड रूप से भेजा गया है या कंबाइंड रूप से दोनों पर लागू होता है। इस रेट परीक्षा में जो बीएचयू में होने वाला है, इसमें 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल 300 का यह एग्ज़ाम होगा।
इसमें जो 40% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रिसर्च से होंगे और 60% क्वेश्चंस आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे। यानी 100 का 40% यानी 40 क्वेश्चंस रिसर्च से आएगा, जबकि 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी आप कोई प्रश्न सही करते हैं तो उसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोई प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका -1 कर दिया जाएगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप यह फॉर्म भरते हैं, इसका आवेदन करते हैं, तो इसकी जो शुल्क है, आवेदन भरने का जो फीस है, यह ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये है, जबकि SC ST और PC कैंडिडेट के लिए यह फीस मात्र 400 रुपये रखी गई है। फॉर्म भरते समय अगर आपके पास नेट या JRF की डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको रेट की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। भले आपका आने वाला जो नेट का रिजल्ट है, जो कि 15 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है, नेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको इसी फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा कि आप रेट एग्जम्प्टेड हैं या आपका नेट या JRF है कि नहीं। बाद में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर हम इस इंट्रेंस के लेवल की बात करें तो यह रेट की जो परीक्षा होती है BHU की, इसके 2 लेवल होते हैं, टेस्ट A एंड टेस्ट B। जो टेस्ट A होगा यह प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, प्रवेश परीक्षा के रूप में होगा। इसमें जैसा कि मैंने बताया 100 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस रिसर्च से पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से होगा, टोटल 300 मार्क्स का होगा। इसमें यानी इस रेट एग्ज़ाम में 35 यानी 35% मार्क्स लाना जरूरी है अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स का लाना जरूरी है, यानी 100 में से कम 35 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। इससे कम नंबर आता है तो भले सीट खाली चली जाएगी, आपका एडमिशन नहीं होगा। और दूसरा चीज़ है टेस्ट बी। टेस्ट बी जिसको हम इंटरव्यू लेवल बोलते हैं। तो इंटरव्यू रेट और रेट एग्जम्प्टेड दोनों लोगों को फेस करना होता है। यह 20 मार्क्स का होता है। आपका जो इंटरव्यू पूछा जाएगा वो 20 नंबर का होगा। अब रेट का जो मेरिट है उसका निर्धारण कैसे होगा? तो रेट का जो मेरिट का निर्धारण वो होगा, वह टेस्ट ए प्लस टेस्ट बी प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड को मिला करके कम से कम 210 नंबर आता है, तब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। ज़रा थोड़ा और समझने की कोशिश करिए। टेस्ट ए मतलब इंट्रेंस टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स 300 मार्क्स का होता है। और टेस्ट बी मतलब इंटरव्यू जो 20 मार्क्स का होता है। और एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब जिसमें 10th इंटरमीडिएट यूजी और पीजी का जो मेरिट है उसके आधार पर BHU के द्वारा दिया गया जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद इन तीनों का नंबर जोड़ने के बाद 210 मार्क्स यदि आता है तो आप यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। हालांकि इसका कट ऑफ अलग से तय किया जाता है, क्योंकि कट ऑफ क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, बल्कि क्वालिफाई एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है जिसमें जाने के बाद फिर कट ऑफ बनता है, जिसमें आप आते हैं तो आपका एडमिशन होता है। अब अगर हम रेट एग्जम्प्टेड के मेरिट का निर्धारण की बात कर लें तो इसमें इसका निर्धारण टेस्ट बी प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। टेस्ट बी मतलब इंटरव्यू यानी 20 मार्क्स प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड में जो फार्मूला है उसके हिसाब से जो नंबर आता है, दोनों मिला करके अगर 60 मार्क्स मिनिमम आते हैं तो रेट एग्जम्प्टेड वाला बच्चा क्वालिफाई होता है। इसमें भी कट ऑफ अलग से जारी होता है, और यदि आप उस क्वालिफाई होने के बावजूद आप उस कट ऑफ में नहीं आते हैं तो आपको PhD में एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा। आप इसकी जो विस्तृत जानकारी है BHU की ऑफिशियल वेबसाइट
bhuonline.ac.in पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। रेट का जो बेटा एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन ही होगा और जो इंटरव्यू होगा उसकी सूचना आपको कुछ दिन पहले मेल के द्वारा भेज दी जाएगी। अगर सब कुछ सही रहता है, यानी आप रिटेन यानी एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों में क्वालिफाई करते हैं और आप मेरिट में आ जाते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है या पीएचडी में जो एडमिशन है वह सितंबर तक पूरा करा लिया जाता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात कर लेते हैं जो पीएचडी करने के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पीएचडी में एडमिशन के होने के बाद प्रत्येक 6 महीने पर आपको 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना होता है। 1 से 1.5 साल के अंदर आपको अपनी सिनॉप्सिस लिख करके सबमिट करना होता है। जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं तो आपको अपनी सिनॉप्सिस को जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनके सामने प्रस्तुत करना होता है, जिसको हम डीआरसी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के सामने प्रस्तुत करना होता है। 1 से अधिक सुपरवाइजर भी आप चुनने का विनम्र अनुरोध कर सकते हैं, यानी आप अपनी पीएचडी 1 से अधिक सुपरवाइजर के अंडर में भी कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। कुछ विश्वविद्यालय कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी कराता है, जिसके थ्रू आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न महाविद्यालयों में रिसर्च कर सकते हैं। जॉब करने वाले को, अगर आप किसी जॉब में हैं तो उस दौरान अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको उस विभाग से 2 साल की छुट्टी मिल सकती है, ऐसा प्रावधान है, और 2 साल में आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर पीएचडी ज्वाइन करने के 2 वर्ष तक, चूँकि यह रेजिडेंशियल पीरियड होता है इसलिए आपको फुल टाइम रिसर्च वर्क करना पड़ता है। आप अन्य जगहों पर या किसी जगह पे किसी तरह के जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति एज अ फैकल्टी मेंबर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है, उसके बावजूद भी रिसर्च करना चाहता है तो उसे पार्ट टाइम रिसर्चर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, मान्यता दी जाती है या छूट दी जाती है, और विशेष परिस्थितियों में फैकल्टी मेंबर को विशेष तरह की छुट्टी भी दी जा सकती है जिससे वह अपने रिसर्च को पूरा कर सके। इसमें जॉब के साथ वह अपना रिसर्च भी पूरा करता है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पास टोटल 4 सीट होती है, वह 4 बच्चों को रिसर्च करा सकता है। एसोसिएट प्रोफेसर को 6 बच्चों की सीट होती है, उसके पास 6 बच्चों को रिसर्च करा सकता है, जबकि एक प्रोफेसर 8 बच्चों को रिसर्च करा सकते हैं। यह अलग बात है कि माननीय सुपरवाइजर महोदय रिसर्च कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, ये उनका अपना डिसीजन होता है। इस पर आप किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। प्रत्येक सुपरवाइजर का अपना स्पेशलाइजेशन होता है। आप यदि उनके अंडर में रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको उनके अनुसार उस फील्ड में रिसर्च करना पड़ेगा। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से सुपरवाइजर का चयन कर सकते हैं। सुपरवाइजर का निर्धारण कैंडिडेट और सुपरवाइजर के आपसी सहमति के आधार पर भी होता है, या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेरिट में आने के बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट महोदय या महोदया इसका निर्धारण करते हैं। अपनी थीसिस को आप 2-2.5 साल से लेकर 6 साल के अंदर आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि आपको सामान्य परिस्थितियों में 6 साल से अधिक का समय नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो थीसिस जमा करने का जो समय होता है 2-2.5 साल से लेकर 6 साल के बीच में आपको अपनी थीसिस जमा करनी पड़ती है। अपने थीसिस जमा करने के पूर्व एक प्री सबमिशन होता है
जिसमें आपको अपने रिसर्च वर्क को विषय विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत करना होता है, जिससे होने वाली त्रुटियों को सुधारा जा सके या सुधारने का मौका आपको प्रदान किया जा सके। प्री सबमिशन होने के 6 महीने के अंदर आपको अपनी थीसिस अंतिम रूप से जमा करना अनिवार्य होता है। थीसिस की संख्या 6 होती है, लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर्स 1 से अधिक हैं तो उस कंडीशन में उतनी कॉपी थीसिस की बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके दो को सुपरवाइज़र हैं, तो इस कंडीशन में 6 + 2 आपको 8 थीसिस की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। या एक सुपरवाइज़र के साथ सिर्फ एक को सुपरवाइज़र हैं तो आपको 7 कॉपी थीसिस की जमा करनी पड़ती है। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो सामान्यतः थीसिस जमा करने के 1 साल के अंदर आपका पीएचडी वाइवा होता है, जिसमें आपके सुपरवाइज़र, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में यह वाइवा देना पड़ता है। वाइवा होने के लगभग 1 महीने के आसपास आपको प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है पीएचडी का, वह आरडीसी की मीटिंग के बाद प्रदान कर दिया जाता है या आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओरिजिनल जो पीएचडी डिग्री होती है वह होने वाला कन्वोकेशन होता है, उसमें आप महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल या डीन महोदय या हेड ऑफ डिपार्टमेंट महोदय के करकमलों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पीएचडी में आप जो भी स्केल वगैरह यूज करते हैं उसकी फ़ोटो कॉपी आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। आपको वो स्केल खरीदना पड़ेगा। ठीक है। आप किसी के काम यानी किसी के रिसर्च वर्क और उसके आइडिया या विचारों को कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कॉपी और पेस्ट, बहुत सारे बच्चे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। और यदि ज़रूरी हुआ तो आप किसी के रिसर्च वर्क को आधार बनाकर बिना उसके रिसर्च के जिस्ट को बदले आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हालांकि आपको इसका रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर आप रिसर्च करने वाले हैं तो प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा होता है, जो इस तरह के केसेस आते हैं वो उनमें कई तरह के पनिशमेंट के प्रावधान भी हैं। तो आपको रिसर्च करते वक्त अपनी आइडिया, अपनी सोच और अपना रिसर्च वर्क करना है, न कि दूसरे के रिसर्च वर्क की कॉपी करनी है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पिछले वीडियो में पूछा था पीएचडी से संबंधित प्रश्नों को लेकर के, जिसमें कुछ लोगों ने पूछा था कि नेट जेआरएफ का क्या फ़ायदा है, या स्कॉलरशिप के बारे में बताएं, या पीएचडी इंटरव्यू के बारे में बताएं, या जो एलाइड सब्जेक्ट होते हैं उनमें रिसर्च करने के बारे में बताएं। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब मैंने अपने पिछले वीडियो, सिर्फ वही सुने जिन्हें नेट नहीं जेआरएफ निकालना है, कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है। आप इन प्रश्नों के जवाब उस वीडियो में जाके सुन सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं सभी जानकारी सही और वैध दूं, फिर भी किसी तरह की सूचना के परिवर्तन की अवस्था में विश्वविद्यालय एवं यूजीसी द्वारा जारी मापदंड ही मान्य होगा। आप अपनी सभी जिज्ञासा एवं प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जाकर अपने नाम, जिला और प्रदेश के साथ लिख सकते हैं, जिससे आपको विशेष पहचान के साथ, विशेष सम्मान के साथ जवाब मैं दे सकूं और आप अपने उत्तर को सुन सकेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं अपने अगले वीडियो में 26 फरवरी 2022 को शाम 3 बजे तक दूंगा, जिसे आप इस दिन सुन सकते हैं।
हमेशा की तरह आप मेरा मूल्यांकन 3 बिंदुओं पर कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे विचार अच्छे लगे, या आपको मेरा वीडियो या मेरा विचार अच्छा नहीं लगा, तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर मेरी खिंचाई कर सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं और सही जानकारी भी दे सकते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, मेरी एक भी बात आपको प्रभावित की हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरे से भी सब्सक्राइब और शेयर करने का अनुरोध कर सकते हैं या अभिप्रेरित कर सकते हैं। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।